तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का सेशन। और बेटा आज के सेशन के अंदर हमने जो कवर करके चलना है सबसे पहले दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू रिवीजन। इट विल हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स। बेशक टाइमर लगा लीजिए। 10 से 15 मिनट के अंदर बेटा आपका ये पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज है। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज एट द एंड मोमेंट एज वेल। मेन फोकस हमेशा क्वेश्चंस के ऊपर रखेंगे। स्टैंडर्ड को रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू का नाम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्या ये स्टैंडर्ड ऑप्शनल है या सबको लगाना ही पड़ेगा? मैंडेटरी टाइप का है सर। मैंडेटरी है, हर एक लेवल ऑफ एंटिटी के ऊपर लगता है। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ स्कोप होता है। इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या था कि डिटरमिन करना वैल्यू जिसके ऊपर इन्वेंट्री आएगी बैलेंस शीट के अंदर, जब तक वो बिक नहीं जाती और रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर लेते उसके। तीसरा क्या था? कॉस्ट को डिटरमिन करना, अगर कोई अमाउंट राइट डाउन करनी है टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू एनआरवी, वो देखना, राइट। अच्छा, इस स्टैंडर्ड के अंदर मेन प्रिंसिपल क्या था? पैराग्राफ नंबर 5 दैट इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का कुछ स्कोप था, पैराग्राफ नंबर 1 में गिवन था। क्या स्कोप था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या हर जगह लग जाएगा? नहीं सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज नॉट एप्लीकेबल इन 4 केसेस। पहला केस क्या था? जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस होता है इन द सर्विसेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। देन आपका वर्क इन प्रोग्रेस होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। देन शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज जो हेल्ड बाय किसके पास है? हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड है। नेक्स्ट चीज क्या पड़ती है? प्रोड्यूसर की इन्वेंट्री, किस चीज की? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मिनरल्स, ऑयल्स, ठीक है, नेचुरल गैसेज, इन सब की। वाई? बिकॉज इनको मेजर करा जाता है एनआरवी के ऊपर एज पर द इंडस्ट्री प्रैक्टिस। इस केस के अंदर क्या होता है? किसी ना किसी पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इनकी हमें एनआरवी पता होती है। क्यों? एक ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो रखा होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कुड बी देयर, गवर्नमेंट गारंटी कुड बी देयर, और या फिर एक होमोजीनियस मार्केट एग्जिस्ट कर सकती है जहां पर पता है कि रीसेल हो जाएगा, फेलियर होने के रीसेल के चांसेस बड़े कम हैं। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो क्या है? हार्वेस्टेड है या एक्सट्रैक्ट हो चुके मिनरल्स। दूसरी कंडीशन ये थी। उसका हमने पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर क्या देखा हुआ है? इन्वेंट्री की डेफिनेशन। इन्वेंट्री क्या होते हैं? वो एसेट्स होते हैं जो हेल्ड होते हैं फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, या वो एसेट जो यूज हो रहे हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉर सच सेल, या फिर वो जो कि इन द फॉर्म ऑफ क्या है? मटेरियल है या सप्लाईज है जो प्रोडक्शन में यूज होती हैं या सर्विस सप्लाई करने में यूज हो रही है। एग्जाम्पल हमने बॉर्बन बिस्किट वाला लिया था, याद आ रहा होगा। स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, चीजें याद आ रही होंगी, ठीक है। उसके अलावा बेटा हमने क्या पढ़ा था? पैराग्राफ नंबर 3.2 नेट रियलाइजेबल वैल्यू की बात होती थी। एनआरवी के अंदर क्या पढ़ा था? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स, उसमें से लेस क्या करके चलोगे? फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस क्या करके चलेंगे? एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट जो भी आपको लगेगी या कॉस्ट इनकम टू मेक द सेल, वो आप माइनस करके चलेंगे, आपका एनआरवी आ जाएगी। नेक्स्ट हमने एक चीज पढ़ी थी कि इन्वेंट्रीज के अंदर क्या क्या चीजें नहीं आती? स्पेयर पार्ट, सर्विसिंग इक्विपमेंट और स्टैंड बाय इक्विपमेंट नहीं आएंगे अगर वो क्राइटेरिया मीट करके चल रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। देन हमने बात करके चली थी पैरा नंबर 6 के अंदर की कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर तीन आती हैं चीजें: कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन। उसके अंदर हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर क्या पढ़ा था? एक बेसिक परचेज प्राइस रहेगा, उसके अंदर आप नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है वो आप ऐड करके चलेंगे। अच्छा मुझे ये जीएसटी है उसका क्रेडिट जो है वो नहीं मिलने वाला, क्या कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा? जीएसटी है उसका क्रेडिट मिल जाएगा, क्या वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा? नहीं बनेगा। कैरिंग कॉस्ट ऐड हो जाएगी। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो इनकर करी गई है जो डायरेक्टली एक्विजिशन से रिलेटेड है। एग्जांपल यहां पर मैंने आपको कौन सा दिया था कि कमीशन अगर आप देके चल रहे हो, बाइंग कमीशन कोई देके चल रहे हो। देन हमने क्या करा था? ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट है कोई, वो माइनस होगा। सिमिलरली कोई ड्यूटी ड्रॉबैक या अदर सिमिलर आइटम्स है वो लेस होकर चलेगी, ठीक है। तो आपके क्या आता है? कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर किस बारे में बात होती है? दो चीजों के बारे में। जब आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हो, जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आती है तो उसके बारे में बात करता है। ये बात करके चलेगा कि आप कैसे फिक्स्ड ओवरहेड और प्रोडक्शन ओवरहेड्स को बेसिकली, या फैक्ट्री ओवरहेड जो कि फिक्स्ड और वेरिएबल है, उसको कैसे ऑब्जर्व करके चलोगे। ऑब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? पर यूनिट बेसिस के ऊपर कैसे कैलकुलेट करके चलेंगे। दूसरा, ज्वाइंट कॉस्ट और बाय प्रोडक्ट्स के केस में कैसे वैल्यूएशन करके चलेंगे, कैसे कॉस्ट एलोकेशन करके चलेंगे, इस बारे में बात करता था कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। हमने क्या पढ़ा था कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है, ओवरहेड जो होते हैं वो सेम रहते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल सेम रहता है, लेकिन पर यूनिट चेंज होगा विद द चेंज इन यूनिट्स।
वेरिएबल के केस में क्या होता है, पर यूनिट सेम रहता है, लेकिन टोटल जो होता है वो क्या होता है, वो वेरी करता है विद द चेंज इन यूनिट्स। वेरिएबल के केस में हमने कहा था कि इसको किस बेस के ऊपर ऑब्जर्व करके चलते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन के बेस के ऊपर, ठीक है। लेकिन हमने कहा था कि अगर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, तो उस वाले केस के अंदर एक्चुअल या नॉर्मल विच एवर इज हायर, और हमने लॉजिक के साथ किया था दैट वाई एक्चुअल या वाई नॉर्मल, हमने वो लॉजिक के साथ कवर करके चला, ठीक है। फिर हमने बात करती ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट के बारे में। हमने कहा था कि अगर एक ही रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, और वो दोनों ही प्रोडक्ट्स क्या हैं जो सिग्निफिकेंट इन वैल्यू है, तो इनको हम ज्वाइंट प्रोडक्ट बोल देते थे, ठीक है। बाई प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता था जो कि इनसिग्निफिकेंट होता था, थोड़ा सा इमेटीरियल होता था, मतलब ये लगा लो कि बस साथ में प्रोड्यूस हो गया, एक सेकेंडरी टाइप प्रोडक्ट है जो निकल गया प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कॉस्ट की कुछ एक एलोकेशन यहाँ पर करके चली थी। तो किस तरीके से हमने कहा था कि जो ज्वाइंट कॉस्ट होगी है उसको आप कैसे एलोकेट करके चल सकते हो, जिस पॉइंट के ऊपर प्रोडक्ट सेपरेबल है उस टाइम पे जो उनकी सेल वैल्यू है, या फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल वैल्यू रहेगी उस बेस के ऊपर, क्या और कोई मेथड भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, सिस्टमेटिक रैशनल और कंसिस्टेंट होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि बाय प्रोडक्ट वेस्ट और स्क्रैप जो होता है उनकी वैल्यू क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट और इमेटीरियल। तो इनको मेजर किस पे कर जाता है, यूजुअली एनआरवी के ऊपर। तो जब हमने कॉस्ट निकालनी होगी अगर मेन प्रोडक्ट की, तो कैसे निकालोगे, आप टोटल कॉस्ट लेकर चलेंगे, उसमें से इनकी एनआरवी माइनस कर दीजिए, आपके पास मेन प्रोडक्ट की क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, खत्म। अगली चीज मुझे तो हमने क्या पढ़ा था, कॉस्ट फॉर्मूला। कॉस्ट फॉर्मूला के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर आपकी आइटम जो है वो क्या है, इंटरचेंजेबल है, ठीक है, सिमिलर है, इंटरचेंजेबल टाइप की है, तब तो आप दो मेथड लगा के चल सकते थे, या तो फीफो या फिर वेटेड एवरेज। लेकिन अगर वो इंटरचेंजेबल नहीं है तो वहां पर आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड जो है वो लगाकर चलना पड़ेगा। अच्छा, क्या वेटेड एवरेज और फीफो ही है, या और कोई मेथड भी लगाया जा सकता है, सर और कोई मेथड भी लगाया जा सकता है, बट इट शुड गिव द फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन टू द कॉस्ट। क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है बेटा लीफो मेथड अलाउ करता है, नो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो लीफो मेथड परमिट करके नहीं चलता है। अच्छा, क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड या रिटेल कॉस्ट मेथड लगाया जा सकता है, बिल्कुल सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड रिटेल कॉस्ट मेथड लगाया जा सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसके ऊपर आपका प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, ठीक है। और आपका रिटेल कॉस्ट मेथड कहां लगता है, इन द केस ऑफ रिटेलर कैसे निकालते थे, सेलिंग प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री माइनस क्या करते थे उसमें, ग्रॉस मार्जिन आप लेस करके चलते थे। अच्छा, उसके अलावा और क्या पढ़ा था, कहेंगे जो इन्वेंट्री है, ठीक है, उसको हम राइट डाउन करके चलते हैं टू एनआरवी ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। अच्छा, जहां पर आपकी इन्वेंट्री जो है वो सिमिलर नेचर की नहीं है या इंटरचेंजेबल नहीं है, वहां तो आइटम बाय आइटम बेसिस पे चलना पड़ेगा। लेकिन जहां पर आपकी आइटम जो है वो सिमिलर नेचर की है, ठीक है, वो सेम एरिया के अंदर लोकेलिटी में मार्केट हो रही है, मार्क, ठीक है, वहां पर क्या ग्रुपिंग वाइज कर सकते हैं, यस, वहां पर ग्रुप बेसिस के ऊपर आप क्या देख के चलोगे, टोटल ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ग्रुप बेसिस के ऊपर। इसका हमने एक एग्जांपल भी क्लास में करके चला। अच्छा, फिर हमने एनआरवी का कंसेप्ट कवर करा था। एनआरवी का कंसेप्ट क्या करा था, फिनिश गुड्स, सिंपल, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट इनकर्ड टू मेक द सेल। वर्क इन प्रोग्रेस, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कॉस्ट इनकर्ड टू मेक द सेल, ठीक है। रॉ मटेरियल के केस में हमने क्या कहा था कि एनआरवी हम डिटरमिन नहीं करते, इट डिपेंड्स कि वो किसके ऊपर आएगा, कि फिनिश गुड जिसका वो पार्ट बनने जा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट और अबव कॉस्ट और बिलो कॉस्ट। अगर वो एट और अबव कॉस्ट बिकने वाला है, ठीक है, तब तो रॉ मटेरियल को आप राइट डाउन नहीं करोगे बिलो कॉस्ट। लेकिन अगर वो बिलो कॉस्ट जाने वाला है तो उस केस में आप एनआरबी पे लेकर चलोगे, और बेस्ट मेजरमेंट क्या रहेगा, एनआरबी फॉर रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको याद हो तो मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया था कि यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो बेसिक रूल है वो चेंज नहीं होगा, बेसिक मेन प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, कॉस्ट या एनआरबी विच एवर इज लोअर वो कभी चेंज नहीं होगा। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा पास पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहां पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल बी हायर देन द मटेरियल कॉस्ट। वहां पर अगर आप कंसेप्ट लगाओगे, आप कहोगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यूएशन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिनिश गुड जो है वो किससे नीचे जा रहा होगा, कॉस्ट से नीचे जा रहा होगा। लेकिन जब आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट और जो रॉ मटेरियल की वैसे कॉस्ट है कंपैरिजन करोगे, यू विल सी कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट पहले कम थी, तो वहां पर हम लोअर वाला ही लेकर चलेंगे, ठीक है। ये इतना ध्यान रखना, वो क्वेश्चन आएगा तब, और वहां पर एक बार याद भी दिला दूंगा कि बेटा ये चीज पहले भी क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या चीज पढ़ा था, इसके अलावा हमने बस एक चीज रह गई थी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज करके चलनी होंगी जो अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी है, इन्वेंट्री को,
मेजर करने के लिए, इंक्लूडिंग जो आपने कॉस्ट फॉर्मूला यूज करा है, और आप टोटल कैरिंग अमाउंट बता के चलोगे इन्वेंट्री की, अलॉन्ग विद द क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? रॉ मटेरियल हो गया एंड कंपोनेंट्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड ट्रेडिंग कंसर्न के केस में होगा, बाकी तीन आइटम्स यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिलेंगी। उसके अलावा स्टोर्स एंड स्पेयर, लूज टूल्स और अदर्स। अदर्स के केस में आपको स्पेसिफाई करके चलनी होगी नेचर। आपका बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो पूरा रिवाइज होगा। डन।